नमस्ते दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि Z ये जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे अंत में आता है और फिर लूप में आता है A, यानी कि फिर से एक नई शुरुआत। दोस्तों, हमारे जीवन में जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई समस्या आती है तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब अंत आ चुका है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। पर हम ये भूल जाते हैं कि Z के बाद A भी तो आता है। हमारी किडनी जो हमारे शरीर को जीवित रखने में बेहद महत्वपूर्ण काम करती है, अगर उसमें खराबी आ जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है और इस समय पर हम योग्य तज्ञों से अगर उपचार ले तो हम हमारा जीवन अपने प्रियजनों के साथ फिर एक बार हंसी खुशी बिता सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, Z टॉक पर मैं मयूरी मालनकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। Z टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो भारत के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट के साथ उनके माध्यम से आप सभी को जागरूक करता है। हमारी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर आज हम डॉक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे। अगर हमारी किडनी पहले से इन्फेक्टेड हो या फिर खराब हो तो इस समय पर हम क्या कर सकते हैं ताकि हम एक सामान्य जीवन फिर एक बार जी सके। इन सभी विषयों पर आज हम इस सीरीज में चर्चा करेंगे। तो Z टॉक की इस विशेष सीरीज में हमारे साथ है आज एक पावर डॉक्टर कपल। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर A.V. इंगले एंड डॉक्टर फारा इंगले। हेलो डॉक्टर इंगले, हेलो डॉक्टर फारा इंगले, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है Z टॉक पे। सो डॉक्टर, बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। I am Dr. Atul Ingle. I am a consultant nephrologist and transplant physician working as a director at Fortis Group of Hospitals. I'm Dr. Farah Ingle. I'm a senior consultant physician, diabetologist and director internal medicine, Fortis Hospital, Vashi, Navi Mumbai. डॉक्टर कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए चलना काफी जरूरी है, आपका क्या कहना है उस पर? Absolutely true. स्वस्थ जीवन जीने के लिए वॉक करना, एक्सरसाइज करना अपार्ट फ्रॉम डाइट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज़ अ टोटल फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ। उसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो आपको फिट रख सकते हैं आप। एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए आज की ये जो चर्चा है वो चलते चलते ही करते हैं। डॉक्टर, आई वुड लाइक टू नो दैट यू आर अ रोल मॉडल फॉर योर पेशेंट्स। आप दोनों भी फिट लग रहे हैं, आपके फिटनेस का राज क्या है? हमारे फिटनेस का राज है टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, डेली एक्टिविटी करना। अब हम लोग अभी वी आर नाउ गोइंग इनटू अ सीनियर सिटीजन कैटेगरी, सो हम लोग अपना डाइट प्रॉपर रखते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, टाइम पे खाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वी आर बोथ डॉक्टर्स, यू नो हमारा क्या लाइफस्टाइल है। चाहे तो भी हम लोग टाइम पे बहुत बार खा नहीं सकते हैं और बहुत बार टाइम पे नहीं सो सकते हैं। रात में कॉल्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि बैलेंस डाइट ले, डेली आधा पौन घंटा वॉक करें और टाइम पे सोए, और प्लस वी डू सम योगा ऑल्सो टू कीप आवरसेल्फ फिट। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। यस सर। और जैसा बोलते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो मेरे हेल्थ के लिए मेरी बेटर ऑफ रिस्पॉन्सिबल है। Right. शी कीप्स मी फिट बाय गिविंग प्रॉपर फूड ऑन टाइम
ऑफ कोर्स फोर्सेस मी टू डू एक्सरसाइज, इसलिए हम दोनों साथ में ही चलते हैं। दैट्स वेरी नाइस सर, दैट्स वेरी नाइस। बट वी आर टुगेदर, अकेले से होता नहीं है, दोनों एक कंपनी भी बात लगती सही है, है जब company हम तो- मेंटेन कर सकते हैं। सो ही इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। दैट्स फैंटास्टिक। तो चलिए आगे की चर्चा चलते चलते करते हैं। मैम मुझे आपसे पूछना है कि इंडिया में डायबिटीज कितना कॉमन है? इंडिया में डायबिटीज बहुत बहुत कॉमन है। ये एक महामारी है। इट इज़ एन एंडेमिक इलनेस, इट्स अ सिंड्रोम। हर 7वें 8वें इंसान को डायबिटीज़ है और ये बढ़ने ही वाला है आंकड़ा, अगर हम अभी से करेक्टिव स्टेप्स नहीं लेते हैं तो। राइट। हर 7वें इंसान को डायबिटीज़ है। हर 2 सेकंड में कई डेथ्स होते हैं डायबिटीज़ के वजह से। इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड, and this is nothing to be proud about. So we have increasing number of cases day in and day out. दैट्स राइट। Yeah. आप नंबर में जानना चाहोगे तो मैडम के एक लेक्चर में मैंने सुना था कि देयर आर ऑलमोस्ट 95 मिलियन डायबिटिक्स इन इंडिया। नॉट ओनली दैट, अगर आप रैंडमली अगर 10 पब्लिक जमा करोगे तो एक को डायबिटीज होगा। ये इंडिया की सिचुएशन है। और 2045 तक it will be 150 million. That is what is estimated. So बढ़ने ही वाला है, बढ़ता ही है। मैम प्री डायबिटीज के बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट इज प्री डायबिटीज? Yeah, see what is diabetes first, okay? When the blood sugar level in your blood goes beyond a level, उसे हम डायबिटीज कहते हैं। एक HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस इंसान को प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है। अगर HbA1c 5.7 के नीचे है तो वो पेशेंट को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ नहीं है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो दैट कम्स इन प्री डायबिटीज़ कैटेगरी, और 6.5 के बाद में डायबिटीज़ आता है। तो ये जो प्री डायबिटिक स्टेज है वहाँ पे हमको करेक्टिव स्टेप्स लेना पड़ता है, जैसे कि डाइट कंट्रोल करना है, वॉक करना है, स्ट्रेस आउट नहीं होना है, वेट कंट्रोल में रखना है, नहीं तो आप इमीडिएटली डायबिटिक जल्दी से हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स पहले 50 के बाद होते थे आजकल 25 के बाद ही दिखते हैं। इसीलिए हम लोग आजकल स्कूल गोइंग एज से ही स्क्रीन करना शुरू कर देते हैं और इतने सारे बच्चे प्री डायबिटिक डिटेक्ट हो रहे हैं। So this is a very important stage and you have to control it at this stage, otherwise you can soon become a diabetic. That's true. मैम अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है या फिर अंडर कंट्रोल है तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस मेन और वुमेन दोनों में सेम होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि सडन डेथ भी हो सकती है डायबिटीज़ में। अब डायबिटीज़ ऐसा प्रॉब्लम है जो इंसान को हेड से लेके टो तक अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि पैरालिसिस। अगर लेमैन्स टर्म में बोले तो स्ट्रोक, हम जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है दैट इज पैरालिसिस। सो पेशेंट कैन गेट पैरालिसिस, आंखों पे असर हो सकता है, सडन ब्लाइंडनेस, रेटिनल डिटैचमेंट, कैटरैक्ट्स, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, और बहुत बार तो टिपिकल सिम्टम्स भी नहीं रहते, जैसा कि चेस्ट पेन होना, सांस में तकलीफ, सडनली हार्ट अटैक होता है, पेशेंट इज फाउंड डेड। देन किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो डॉक्टर इंगले आपको विस्तार से बताएंगे। फुट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसे डायबिटिक फुट कहते हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो, और यहाँ तक के नौबत आती है कि पैर काटना भी पड़ता है। 50% of non-traumatic amputations are because of diabetes coming under not under control. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी 1/3 ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास रिपोर्ट करते हैं हाई ब्लड शुगर्स के साथ, वो स्किन क्लिनिक से आते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। कुछ कुछ पेशेंट्स को पता चलता है, जैसे चिड़चिड़ होना, बहुत प्यास लगना, भूख लगना, बार बार पेशाब को जाना, वेट लॉस होना, लेकिन सब पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं रहते हैं। और शुगर्स अगर आप चेक नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम प्रोएक्टिव नहीं रहते हैं, तो फिर आपके शुगर्स अनकंट्रोल होने की वजह से ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशन लेडीज़ में होने का है, उसमें एक तो कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकता है,
सेकेंडली, अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि अबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, और फिर बेबी में बी लार्ज फॉर वेट, तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकता है, ज़्यादा करके सिजेरियन करना पड़ता है बिकॉज बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा रहता है। इवन डिलीवरी के टाइम पे भी अगर नॉर्मल लेबर पे जाते हैं तो शोल्डर डिस्ट्रोशिया, इंजरीज हो सकते हैं, और बेबी को भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। So, doctor, as we were discussing off camera that you both are together since first year of MBBS, आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे सुखी जीवन का रहस्य? जैसा मैंने स्टार्टिंग में क्रेडिट दिया था, फॉर एनी सक्सेसफुल पर्सन और अ हेल्थ सक्सेसफुल हेल्थ, देयर इज अ बिग रोल प्लेड बाय हिज बेटर हाफ, Right. उसकी वाइफ या लाइफ पार्टनर, वाइफ बोलना नहीं चाहिए, लाइफ पार्टनर ही बोलना चाहिए। मेरे जो लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट पर्सन who is my life partner since my MBBS days, and since that day we were somewhere around 17-18 years old, and today we are 58. आज तक जो कंफर्टेबल रहे हम विदाउट डिसीज, मेजर डिसीजेस, क्रेडिट तो उसको ही जाता है। आप क्वेश्चन पूछ रही थी कि व्हाट इज द सीक्रेट। सबसे आपने तो एक्सरसाइज डिस्कस किया, डाइट डिस्कस किया, मैडम ने, शी इज अ डायबिटोलॉजिस्ट, डिस्कस इन डिटेल, बट most important thing for any professional person in life is stress free life. How you can overcome the stress, ये सबसे important ये होता है। Right. और स्ट्रेस कम करने के लिए not only you have to balance out your personal life and the professional life, Right. इसके अलावा अपने जो हॉबीज है वो डेवलप करना चाहिए। You have to share everything with your life partner, take advice all the time. इससे क्या इंटरेक्शन चालू रहता है और लाइफ कभी बोरिंग होती नहीं है। Right. हमारे इसमें सी सब गुड़ी गुड़ी मतलब इट इज फेक, थोड़े से क्लासेस तो चाहिए, जैसे Right. बोलते हैं ना, नोक झोंक होते रहती है। दैट इज शुड बी देयर Right. एटलीस्ट वंस इन अ डे। ओके, Yeah. सो दैट इज अ सीक्रेट, मींस यू कैन लिव हैप्पी लाइफ Absolutely. एंड नोक झोंक के साथ। मीटिंग, जैसा कि वो घर पे पहली पहुंची तो वेदर इट्स अ लंच और डिनर, वो मेरे लिए वेट करते रहेंगी पर खाना नहीं खाएंगी, अच्छा. कितना भी लेट हो। Right. मैं पहले पहुंचा तो मैं वेट करता हूँ। सो हाँ. दैट इज अफेक्शन एंड दैट मेंटेन्स योर स्ट्रेस फ्री हैप्पी लाइफ। Right. सो दैट इज व्हाट आई कुड Yeah. से। यू वुड लाइक टू से समथिंग? आई एग्री कम्प्लीटली। थोड़ा से सब गुडी गुडी या सब केक वॉक नहीं रहता है, Right. नोक झोंक भी चाहिए, तो फिर और हम साथ में रहते हैं, एक हमको Absolutely. रीजन बनता है कि वी मेक अप एंड वी आर टुगेदर। Right. Absolutely right. So thank you so much मैम, आपने आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम को अपॉइंटमेंट है, उन्हें जाना है, पर मैम जाते जाते आप दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने यंग एज से ही थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाए रखे, टाइम पे खाए, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट ले, एक्सरसाइज करना न भूले, हर रोज एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, और टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, और स्ट्रेस फ्री रहे। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन, योगा भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो लुक आफ्टर योर हेल्थ एंड कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस। Thank you. Thank you so much, doctor. Thanks a lot. Have a good day. And we will continue with Dr. Atul Ingle. Thank you, ma'am. Bye-bye. So, डॉक्टर इंगले, आगे की बातचीत आपके साथ करते हैं। चलिए इस शो में आगे बढ़ते हैं। किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी डिसीज या किडनी फेलियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी बेसिकली ये दोनों वैसा देखा जाए तो सेपरेट एंटिटीज है, वैसा देखा जाए तो एक ही चीज है। अभी बाय न्यूअर डेफिनेशंस किडनी फेलियर दो टाइप के किए गए हैं। एक्यूट किडनी इंजरी, जैसा नाम सजेस्ट किया जाता है, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म में हुए वाला, वो कुछ दिनों में या एक हफ्ते में होता है। और क्रॉनिक किडनी फेलियर और एंड स्टेज किडनी डिसीज, एंड स्टेज किडनी फेलियर, ये जो होता है क्रॉनिक यानी लंबे समय से होता है। अभी दोनों में मेन फर्क ये है कि एक्यूट किडनी इंजरी ऑलमोस्ट 90%, 90% रिकवर हो जाती है, पर ये जो क्रॉनिक किडनी डिसीज है ये कभी रिकवर नहीं होता है। और क्रॉनिक किडनी डिसीज का जो लास्ट पार्ट है
इसको एंड स्टेज रिनल डिसीज या एंड स्टेज किडनी फेलियर बोलते हैं। अभी ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ब्रॉडली मैं क्लासिफाई करूंगा। विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिसीज। ये समझो 2000 तक ऐसी चीज थी कि एलिफेंट डिस्क्राइब बाय ब्लाइंड मैन। हर कंट्री में, हर कॉन्टिनेंट में उसका डेफिनेशन किडनी फेलियर का अलग अलग था। उस जमाने में इसको बोलते थे क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो 2001 में एनकेएफ, नेशनल किडनी फाउंडेशन ऑफ यूएसए ने एक ऐसी बॉडी बनाई जिसका नाम दिया गया केडॉकी, किडनी डिसीज आउटकम क्वालिटी इनिशिएटिव। ये ग्रुप ने जो गाइडलाइंस लिखी है उसको बाइबल ऑफ नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, न्यू नेफ्रोलॉजी और लेटेस्ट नेफ्रोलॉजी का। तो इसमें उन्होंने क्रॉनिक रीनल फेलियर का नाम दिया है क्रॉनिक किडनी डिसीज। अभी इसकी पे विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, पर शुरुआत में तो आपको यही बताना चाहूंगा कि एक्यूट मतलब रिकवर कंप्लीट होता है और शॉर्ट टर्म में होता है। और उसके मोस्ट कॉमन कारण अगर देखे जाए तो कौन सा भी सीरियस टाइप का इंफेक्शन, डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, झटके आना, शराब पीना, इससे भी हो सकता है। और क्रॉनिक किडनी डिसीज जो है वो लंबे अंतर से चलता है, यानी कम से कम 3 महीने के ऊपर का टाइम चाहिए। तो नेचुरली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, स्टोन्स या ड्रग अब्यूज बोलते हैं, मतलब पेन किलर खाना बोलते हैं, उससे भी हो सकता है। तो ऐसे प्रकार के ये 2 डिफरेंट टाइप का फेलियर होते हैं। बाकी किडनी डिसीज में भी आते हैं पथरी की बीमारी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो तो खैर अलग बात है। सो विल कंसंट्रेट ऑन क्रॉनिक किडनी डिसीज टुडे। ओके डॉक्टर, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ इन्फेक्शन है? क्या उसके लक्षण हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा मैं, क्योंकि 90% पेशेंट जो मेरे पास आते हैं तकलीफ लेके कि मेरे को सूजन आ रही है, उल्टी हो रही है, दर्द हो रहा है, पेशाब का कलर अलग हुआ है, पानी नाक के ऊपर रहता है, मतलब बोलने का मतलब ये 80 to 90% दोनों किडनी फेल रहती है। सो बोलने का मतलब ये कि तात्पर्य किडनी प्रॉब्लम्स में ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। अच्छा, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिसीज में पता ही नहीं चलता है कि तुमको क्रॉनिक किडनी डिसीज है, वो तुमको जांच के थ्रू यानी टेस्टिंग के थ्रू मालूम करना पड़ता है। और उसमें 2 सिंपल टेस्ट होते हैं, एक पेशाब का और खून का, और दूसरा सोनोग्राफी। अभी थोड़ा सा अगर आप परमिशन दे तो डिटेल में बताऊंगा। पेशाब में प्रोटीन लीक होना जो बोलते हैं, अल्बुमिन यूरिया, वो अगर 3 महीने तक रहा तो क्रॉनिक किडनी डिसीज होता है। एक किडनी का फंक्शन होता है जीएफआर, फिल्ट्रेशन रेट, जो हम क्रिएटिनिन और उम्र के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, वो 60 के नीचे रहेगा 3 महीने तक तो क्रॉनिक किडनी डिसीज होता है। और सोनोग्राफी के ऊपर कोई व्रण यानी स्कार या किडनी छोटी हो गई, किडनी की साइज कितनी रहती है 10 सेंटीमीटर इतनी, अजय उससे छोटी मतलब सिकुड़ गई है, तो वो रहा तो 101% क्रॉनिक किडनी डिसीज है। सो क्रॉनिक किडनी डिसीज बेसिकली जांच में से ही ढूंढा जा सकता है। बट आपने जैसे शुरुआत में कहा कि पेशाब का कलर चेंज होना, पेन होना, उल्टियां होना, ये कुछ कॉमन लक्षण है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। पेशाब में कलर चेंज होना वगैरह या एक्यूट प्रॉब्लम्स में भी होते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन हुआ तो ऐसे क्लाउडी यूरिन दिखेगी और पेन होगा। कभी नेफ्राइटिस नाम की एक टाइप की बीमारी रहती है जिसमें लाल कलर की पेशाब होती है, उसमें भी पेन होता है, अलग अलग चीजें रहती है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूट में ही दिखता है। क्रॉनिक के सिम्टम्स अगर आप बोलोगे तो सीधा सीधा वो किडनी फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। और उसका सबसे पहले असर होता है पेट के ऊपर, मतलब भूख नहीं लगना, नॉशिएटिंग मतली जैसा लगना। कभी कभी ब्रेन के ऊपर असर होता है, कंटिन्यूस इंसान सोने लगता है, या याददाश्त उसकी कम होने लगती है। यानी जो हट के जो हमेशा इंसान चलता है उससे अलग कुछ हो रहा है तो वो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। सर, क्या मरीज आपके पास सीधा आ सकता है या फिर उन्हें अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तो उन्हें अपने नजदीक के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनके रेफर करने पर ही आपके पास आना चाहिए? और इस सारी प्रोसीजर में अगर देर हो गई तो मरीज को सही इलाज मिलने में भी शायद देरी हो सकती है, क्या कहेंगे आप? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लगभग 90% पेशेंट्स कम वेरी लेट, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिसीज में सिम्टम्स नहीं होते हैं।
वो पकड़ में लाना पड़ता है या इन्वेस्टिगेट या चेक करना पड़ता है। Right. आप जो बात करती है कि समझो ये अपने डॉक्टर के पास जाए, प्राइमरी फिजिशियन या फिजिशियन के पास, Right. बात तो सही है, पर वो कैसे जाएंगे? उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। Right. इसके लिए अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। जी। अवेयरनेस तो थैंक्स टू यू कि आप ये ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हो जिससे अवेयरनेस बढ़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको हर साल यूरिन और ब्लड टेस्ट करना है, अपनी किडनी ठीक है या नहीं ये करने के लिए। उसका डॉक्टर तो बोलेगा ही बोलेगा, पर डॉक्टर अगर नहीं बोलता है तो इनको खुद करना चाहिए। Absolutely. और यूजुअली फिजिशियंस या जनरल फैमिली फिजिशियन को समझ में नहीं आता है कि बाबा ये मेरे को अभी आगे नहीं जमेगा, तो नेचुरली वो नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर करता ही है। Right. या आप लोग खुद चाहिए कि नेफ्रोलॉजिस्ट का एक ओपिनियन चाहिए, तो मोस्ट वेलकम। वो करके एक बार तो कम से कम लेना चाहिए कि अपन कितने पानी में खड़े हैं, मेरे को आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, ये इसके लिए। सो चेक चेक चेक। Right. और जिसको कोई बीमारी नहीं है उनको मैं बोलूँगा आफ्टर द एज ऑफ 30, आज के दुनिया में अर्बन पॉपुलेशन इतनी स्ट्रेस रहती है कि 30 के एज में मेरे ख्याल से साल में एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करना ही करना चाहिए। ये नहीं तो वो बीमारी तो आने का चांसेस है, क्योंकि आप देखोगे डायबिटीज का प्रिवेलेंस, वो हम जब एमडी कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन, जब वो 60-70 का था, और आज वो एज 20-30 के आसपास आ गया है। सो 30 के बाद में तो चेक करना ही करना चाहिए। डॉक्टर, आप पेशेंट के कौन से कंडीशन पे डिसाइड करते हैं कि उसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए या डायलिसिस पे रखना चाहिए? देखो, एक बात बताना मैं थोड़ा सा भूल गया लेमैन्स लैंग्वेज में। किडनी जो है, इसको मैं शरीर का साइलेंसर या एग्जॉस्ट बोलूँगा। हवा, पानी, खाना, इसके ऊपर शरीर चलता है। जैसा गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी चलती है और धुआं तैयार होता है, वैसा हवा, पानी और खाना के साथ जो बॉडी चलती है, उसके बाद में जो एग्जॉस्ट तैयार होता है उसको अपन बोलते हैं क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये कुछ पॉइजन के नाम है। सो अल्टीमेटली किडनी इज अ साइलेंसर और एग्जॉस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाकी के भी फंक्शंस है, जैसा कि पानी का बैलेंस, फिर 2 हार्मोन तैयार करना, रेनिन जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, फिर इरिथ्रोपोइटिन जिससे हेमोग्लोबिन बढ़ता है, विटामिन डी एक्टिव फॉर्म, और सबसे इम्पॉर्टेंट एसिड बेस बैलेंस। सो किडनी फेल होती है जब ये सब सिम्टम्स आते हैं, मतलब तुम्हारे एग्जॉस्ट सिस्टम ही बंद हो गए ना, तो ह्यूमन बीइंग इज डेड। क्या करोगे? डायलिसिस। डायलिसिस इज आर्टिफिशियल किडनी। बट डायलिसिस का प्रॉब्लम क्या है? इट वर्क्स ओनली 20% ऑफ नेचुरल किडनी। तो लॉन्गिटिविटी कितना रहेंगी ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। अरे लाइफ अच्छी नहीं रहने वाली है। सो ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है। ट्रांसप्लांट मतलब एक इंसान की किडनी दूसरे इंसान को लगाना। अभी आज देखो तो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कोई है तो किडनी का ही ट्रांसप्लांट है। यानी हमारे स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 1 ईयर ग्राफ्ट सर्वाइवल, मतलब 1 साल किडनी बराबर चलना ऑलमोस्ट 98% है। 5 साल बराबर चलना 78% है। तो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट इज द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग, और उसमें इंसान 19-20 के हिसाब से नॉर्मली हो जाता है। ट्रांसप्लांट का खर्चा डायलिसिस के खर्चे के 1 साल के खर्चे से कम रहता है। सो अगेन ट्रांसप्लांट इज बेटर। सो बैलेंस में ऐसा रखा जाए तो ये ट्रांसप्लांट हो गया, ये डायलिसिस हो गया। सो मैं तो यही बोलूँगा कि बाबा ट्रांसप्लांट करोगे और जितने जल्दी करोगे, क्योंकि जितना कम डायलिसिस पे समय उतना ट्रांसप्लांट अच्छा। सो यंग जनरेशन को तो देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर ट्रांसप्लांट। बट फैग एंड ऑफ द लाइफ जैसा कि 70-75 प्लस है, उसमें यू डोंट नो कि आगे कितने साल चलेंगे, तो डायलिसिस मेरे ख्याल से इज द बेटर ऑप्शन। सो यू हैव टू वे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द कंडीशन। ऐसा है। सो डॉक्टर, देखा जाता है कि ट्रांसप्लांट के लिए जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वक्त बहुत लगता है, समय लगता है, वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल बोलूँगा पुअर अवेयरनेस और पुअर नॉलेज। क्योंकि आपने एक सेंटेंस में मेरे को बोल दिया गवर्नमेंट की वेटिंग लिस्ट लंबी होती है। पहले ये जानने की कोशिश करो ट्रांसप्लांट कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक लाइव रिलेटेड और एक कैडावर।
लाइव रिलेटेड मतलब रिश्तेदार ने किडनी डोनेट करना सेम ब्लड ग्रुप का है या कभी कभी अक्रॉस द ब्लड ग्रुप। और कैडावर मतलब जो ब्रेंडेड पेशेंट होता है कोई भी हॉस्पिटल में, उसके अवयव या ऑर्गन्स यूज करना, सो दैट इज नोन एज कैडावर ट्रांसप्लांट। ये कैडावर ट्रांसप्लांट गवर्नमेंट की लिस्ट के हिसाब से चलते हैं, ZTCC जोनल ट्रांसप्लांट कमेटी, इसमें वेटिंग लिस्ट होती है। क्योंकि आपने इंडिया में कितने लोग तैयार होते हैं, पेशेंट अगर ऑलमोस्ट ब्रेंडेड है तो रिलेटिव्स तो साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। आप उनको वो टाइम पे जाके बोलो कि ऑर्गन डोनेट करेंगे क्या, वो तो सीधा बोलेगा कि मेरे पेशेंट को मारने का है क्या ट्रीटमेंट करने का है। तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन विच इज इन इंडिया। इसमें अवेयरनेस अगर बढ़ेगा तो लोग खुद होके आगे होंगे कि वह कुछ प्रैक्टिकल आउटकम नहीं है तो ऑर्गन डोनेट कर दो, तो उसमें फिर वो वेटिंग लिस्ट कम हो जाएंगी, बाद में टाइम लगने वाला कम हो जाएगा। उससे अच्छा कैडावर से जाता है लाइव ट्रांसप्लांट, लाइव रिलेटेड, जिसमें रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं क्योंकि मैचिंग वगैरह अच्छी होती है, सब कुछ, तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही होना है। बट प्रॉब्लम क्या है, आजकल न्यूक्लियस फैमिली और सबको ही मेजॉरिटी किसी ना किसी को डायबिटीज़ निकलता है, कभी हाइपरटेंशन निकलता है, तो किडनी मार्जिनल हो जाती है या खुद ही वो पेशेंट रहता है, फिर किडनी कहाँ से लोगे। सो फिर कुछ घूम फिर के फिर कैडावर पे आ जाते हैं। सो दैट इज अ मिसकंसेप्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अपने रिश्तेदारी में, यानी अल्टीमेटली देने वाला लेने वाला वही है, पर अपने रिश्तेदारी में अगर प्रैक्टिकली डॉक्टर्स टीम ने अगर डिक्लेयर किया कि इज अ ब्रेन डेड, तो उसमें से आउटकम है ही नहीं, वो बाहर निकलने वाला है ही नहीं, तो ऑर्गन डोनेट करेंगे तो पुण्य मिलेगा, सही बात है। तो उससे अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और वेटिंग लिस्ट भी कम होंगी, वेटिंग ड्यूरेशन भी कम होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आजकल का प्रॉब्लम ये है कि घर में रिश्तेदार रहते कहाँ हैं, मम्मी डैडी की किडनी लेके जाए तो उनको ही डायबिटीज ब्लड प्रेशर रहता है, भाई बहन के अलग ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, दूर के रिश्तेदार के फिर क्वेश्चन मार्क रहता है। सो ओवरऑल इट इज क्वाइट कंफ्यूज एंड जिंगल्ड अप काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें एक एक छुट्टा बात करोगे तो अवेयरनेस इंक्रीज होगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। सो डॉक्टर इंगले, आज आपने आपके बिजी स्केड्यूल से हमारे जेड टॉक के दर्शकों के लिए समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप इन्हें क्या कहेंगे? मैं तो एक ही सब लोगों को बोलना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी आने की राह मत देखिए, क्योंकि किडनी की बीमारी ऐसी होती है कि एक बार आपका 20 से 25% किडनी फंक्शन डाउन हो गया तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देख सकता हूं कि आपकी किडनी कब टोटल फेल होने वाली है। सो या अगर किसी के लिए डायग्नोस हुआ है तो उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कीजिए, प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लीजिए, या जिनको क्रॉनिक इलनेसेस रहते हैं जैसा डायबिटीज ब्लड प्रेशर मोस्ट कॉमनली होता है, उनको अपने अपने चीजें कंट्रोल में, जैसे डायबिटीज में शुगर कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर में बीपी कंट्रोल में रखिए, जो कि किडनी तक पहुंच ना पाए या देरी से पहुंचे। सो प्रिवेंशन या स्लोइंग डाउन इज द बेस्ट मंत्रा और सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। सो डॉक्टर, वंस अगेन आपने आज के इस शो में जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी जानकारी दी है, जो हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया है। आई एम श्योर हमारे दर्शक उसका पालन करेंगे, क्योंकि पालन करेंगे तो आपका ही फायदा है। सो वंस अगेन डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जेड टॉक एक पहल है जो इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर किडनी रोग और उनके खतरे जो है उनके बारे में लोगों को अधिकाधिक जागरूक करती है। क्योंकि अगर हम जागरूक होंगे तो ही हम किडनी रोग, उनके लक्षण, इन्हें समय पर पहचान पाएंगे और विशेषज्ञों द्वारा सही समय पर उसका उपचार ले पाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। किडनी से रिलेटेड हर चीज, हर जानकारी आपको जेड टॉक पर मिलेगी और हमसे हमेशा जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आप YouTube और Facebook पर हमारा जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।